नमस्कार साथियों, सहारा का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, घोटाले दिखा रहे हैं, आरोप दिखा रहे हैं, आंदोलन दिखा रहे हैं, गड़बड़ झाले दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह खबर जितने भी सुब्रत राय ने अब तक के घोटाले किए हैं उन सबसे बड़ा घोटाला है पीएफ घोटाला। एसआईएमसी जो है, सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन, वहाँ पर जो नोएडा में ऑफिस है, एक बड़ा पीएफ घोटाला हुआ है। और 2012 के बाद में कर्मचारियों का कोई पीएफ जमा नहीं किया है सहारा ने। और दिलचस्प बात यह है कि पीएफ काटा जाता रहा है कर्मचारियों की सैलरी से। जी हाँ, एक आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिली है और ईपीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, कारण बताओ नोटिस भी भेजा है सहारा को, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सुब्रत राय के मामले में इतने बड़े गड़बड़ झाले, इतने घोटाले, 3 लाख से ऊपर की निवेशकों की देनदारी, गैर जमानती वारंट जारी, देश भर में हजारों एफआईआर दर्ज, लेकिन फिर भी सुब्रत राय का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। सुब्रत राय की ने एक भी पैसे की संपत्ति सहारा की बिकने नहीं दी है। और जहाँ तक पीएफ घोटाले की बात है, सहारा में जो कर्मचारी हैं एसआईएमसी में, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। और जितने लोग कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं या टर्मिनेट किए जा रहे हैं, जिनकी जो है अवधि पूरी हो चुकी है सर्विस की, वो पेंशन के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं सहारा में और उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। गत दिनों कई अधिकारी ऐसे, जिसमें एचआर हेड थे रामवीर सिंह एसआईएमसी में, उनके साथ में संजीव कुमार, शरद अग्रवाल, टीबी श्रीवास्तव, कई ऐसे अधिकारी जिन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है, वो जो है लखनऊ में गए। जो पेंशन जो है, जो ईपीएफ जो ऑफिस है, उसमें गए और अधिकारियों से मिले और शिकायत दर्ज कराई। और कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कारण बताओ, नोटिस भी दिया गया, क्योंकि ये तो मामला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया गया सहारा पर, एक बड़ा प्रश्न ये है। और एक बड़ी दर्दनाक जो कहानी सामने आ रही है, अमलव सिन्हा जो हैं, वो एसआईएमसी में लंबे समय तक रहे और उनका गत दिनों कोरोना काल में निधन हो गया। उनकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है। सहारा में आती हैं तो उन्हें अंदर परिसर में घुसने नहीं दिया जाता है, उनका हिसाब नहीं हुआ है, उनकी पेंशन तो मिल ही नहीं रही है, उनका जो बकाया भुगतान है वो भी नहीं हुआ है। और उन्होंने जो एसआईएमसी हेड हैं, जो सहारा मीडिया के हेड हैं सुमित राय, उन्हें पत्र लिखा है और अपनी दर्दनाक जो उनकी कहानी है कि उनके आज की तारीख में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। एक बेटा पढ़ रहा है, उसे पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और सारी कहानी लिखी और ये भी लिखा है कि मुझे जो है कानूनी कार्यवाही करने के लिए रोक दिया गया कि तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन कोई भुगतान करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने एक बड़ी जो है मार्मिक भाषा में कि एक बेवा को उसका कोई जो है न्याय दिला दे, और एक अपील की है लोगों से। उस यदि आप उस एप्लीकेशन को देखेंगे, बड़ी दर्दनाक एप्लीकेशन है, लेकिन सहारा प्रबंधन पे कोई असर इन बातों का नहीं पड़ रहा है। चाहे नौकरी छोड़ के गए हो कर्मचारी हों, चाहे टर्मिनेट किए हुए कर्मचारी हों, जिनकी समय अवधि पूरी हो चुकी है, जिनकी नौकरी पूरी हो चुकी है, उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। बड़ा घोटाला जो है इससे पीएफ का जो है एसआईएमसी में, सहारा में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो एसआईएमसी के कोई अधिकारी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, या इस समय सुब्रत राय के छोटे भाई जेबी राय वहाँ पर बैठ रहे हैं, उन पर क्यों नहीं एक्शन हुआ। सुमित राय मीडिया हेड हैं,
उन पर क्यों नहीं एक्शन हुआ, या दूसरे जो अधिकारी हैं उन पर क्यों नहीं एक्शन हुआ। अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें 10,000 रुपये शुरू में सारा निवेशकों को देने की बात की है और चारों सोसाइटी में घोटाले की बात की है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सोसाइटी के जो निदेशक हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। जो चेयरमैन है, सबसे बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी सुब्रत राय की पड़ती है, इसमें बनती है, तो सुब्रत राय को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मतलब एक शख्सियत देश में ऐसी है, या ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा ठग देश में ऐसा है कि जिसने ठगी के सारे जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अपने ही निवेशकों को जिन्होंने एक पैसा जोड़कर जो है सारा कुछ जमा किया, आज उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। लगभग 1,500 से 2,000 जो हैं एजेंटों ने आत्महत्या की है, क्योंकि जिन लोगों से पैसा लिया उनके पैसा नहीं लौटा पाए, उन्हें जलील किया जा रहा था। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा सहारा में जमा किया अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उन बेटी की शादी नहीं करा पाए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। और कितने के जो है एजेंट ऐसे हैं जिन्हें लगातार जो है जलालत का सामना झेलना पड़ रहा है और अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं। ये दर्दनाक स्थिति उन लोगों की है जिसने सुब्रत राय को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और सुब्रत राय ने अपने परिवार को जो है मैसेडोनिया में शिफ्ट कर दिया है, वो लोग वहाँ पर मज़े मार रहे हैं। सुब्रत राय हो, JB राय हो, OP श्रीवास्तव हो, जितने भी निदेशक हैं वो सारे मज़े मार रहे हैं और सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिए गए हैं निवेशक और कर्मचारी। SIMC की यदि आप बात करेंगे तो SIMC में गत दिनों आंदोलन हुआ, उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। सुब्रत राय कितना बड़ा ठग, मैं बार बार बोलता हूं कि तिहाड़ जेल में जब ये व्यक्ति बंद होता है तो तिहाड़ जेल में छुड़ाने के नाम से ही अपने ही कर्मचारियों से 1250 करोड़ रुपए ठग लिए। उसमें सुब्रत राय ने एक पत्र लिखा था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में बंद है, मुझे छुड़ाइए। तो सभी कर्मचारियों ने, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, और वो समय वो था जब 3 से 4 महीने से लोगों को, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली थी। लेकिन सुब्रत राय के प्रति इतनी अंधभक्ति थी, इतनी निष्ठा थी, किसी ने अपने पत्नी के जेवर बेचकर, किसी ने पेट काट कर, किसी ने बच्चों की पढ़ाई की जो है फीस रोककर सुब्रत राय को पैसे दिए। और मैं खुद जब तिहाड़ जेल में हम लोग जो है एक आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल सुब्रत राय से मिला, तो मैंने खुद सुब्रत राय से उस समय बोला था 500 करोड़ रुपए उसमें सेबी को देने थे कि सर आपने जो पत्र लिखा था उस पर 1250 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, ये मेरी जानकारी में है, तो वो पैसे क्यों नहीं दे दिए जाते। तो सुब्रत राय ने बड़ी बेशर्मी से बोला था कि यार किसी दूसरे मद में मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा। मतलब सुब्रत राय ने जेल में छुड़ाने के नाम से ही अपने ही कर्मचारियों से 1250 करोड़ रुपए ठग लिए। और इतना ही नहीं, जब 1999 करगिल युद्ध होता है तो कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हमारे सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर सुब्रत राय ने अपने ही कर्मचारियों से 10 साल तक सैलरी में से पैसा काटा और मिनिमम वो पैसे 200 रुपये थे, किसी के 1,000 रुपये 5,000 रुपये भी कटे होंगे। तो सुब्रत राय खुद जो है सीना चौड़ा करके बोलते थे कि मेरा 10 लाख सदस्यों का परिवार है, 10 लाख सदस्यों के परिवार से आप जो है गणित लगा लीजिए, एक महीने में यदि 200 रुपये पर कर्म सदस्य से भी कटे होंगे तो 10 लाख सदस्यों में कितना पैसा बैठता है। मतलब कारगिल युद्ध में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनकी शहादत पर भी इस व्यक्ति ने अरबों खरबों रुपए अपनी कर्मचारियों से ठग लिए, लेकिन कुछ बाल बाका नहीं हो रहा है। 2.5 से 3 लाख जो है वो करोड़ का जो है निवेशकों का पैसा है, लेकिन सुब्रत राय का बाल बांका नहीं हो रहा है। कि केंद्र सरकार ने जो है, गृह मंत्री ने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है जो है निवेशकों को। अरे जिनके लाखों लाखों रुपए देनदारी है, उन्हें यदि आप 10,000 रुपये दे भी देंगे तो उससे क्या हासिल होगा। और उसमें भी जिस तरह की कंडीशन है, लग नहीं रहा कि कोई पैसा मिलेगा। मतलब सुब्रत राय ने सहारा के जो चेयरमैन हैं, सरकार से मिली भगत करके देश के कितने लोग प्रभावित किए। 13 करोड़ लोग जो हैं सहारा से प्रभावित बताए जाते हैं। और कर्मचारियों की आज की स्थिति में ये है कि सैलरी देने को तैयार नहीं है, उनका बकाया देने को तैयार नहीं है। PF घोटाला है तो पेंशन मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुब्रत राय का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। सुब्रत राय के जो सिपह सलार हैं उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। और आज की तारीख में यदि आप प्रधानमंत्री की भाषा सुनेंगे तो कहेंगे कि भ्रष्टाचारी जो है उन पर कार्रवाई की गारंटी देते हैं। तो सुब्रत राय से बड़ा भ्रष्टाचारी इस समय देश में कौन है, ये बड़ा
प्रश्न इस समय जो है देश के सामने और समाज के सामने हैं। और सुब्रत राय क्यों बच रहे हैं? अभी सारे से जुड़े हुए एक अधिकारी ने एक आंदोलनकारी साथी से हमारे बोला कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिए थे भारतीय जनता पार्टी के, 1000 करोड़ रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो ये तो वो अधिकारी दावा कर रहा है। कितने पैसे जो है सुब्रत राय भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते रहे होंगे। मतलब कोई भी पूंजीपति, कोई भी व्यक्ति देश में बड़े घोटाले करता रहे लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा देता रहे, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ठेका दिखा रखा है इस व्यक्ति ने। सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रयास के बावजूद एक पैसे की संपत्ति सहारा की नीलाम नहीं हुई है और जो निवेशक हैं बेचारे वो लगातार धक्के खा रहे हैं। और यही वजह है कि 31 जुलाई को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अभयदेव शुक्ल या ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद हो या और दूसरे संगठन अली सिंह एडवोकेट हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों ने 31 जुलाई को दिल्ली के रामलला मैदान में ऐलान कर दिया है कि या तो 1 अगस्त से सरकार जो है सभी निवेशकों का भुगतान शुरू करती है, नहीं तो देश में जो है जन आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। एक बड़ी क्रांति होगी, क्रांति का आह्वान किया है। और 31 जुलाई को जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, पूरे देश से सारा निवेशक ट्रेनों में जो है और वो ये भी जानकारी आ रही है, आह्वान कर दिया अभयदेव शुक्ल ने कि ट्रेनों में कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारी संपत्ति है, आम आदमी की, नागरिक की संपत्ति है। वो लोग बिना टिकट के जो है दिल्ली के रामलला मैदान में पहुंचेंगे। एक तरह से क्रांति का आह्वान जो है वो निवेशकों ने कर दिया है और इसमें कहीं से दो राय नहीं है। 13 करोड़ निवेशक सहारा के हैं और जो दूसरी ठगी कंपनियां देश में, लगभग 50 करोड़ निवेशक इस देश में ठगी पीड़ित कंपनियों के पीड़ित बताए जा रहे हैं। यदि 50 करोड़ निवेशक देश में खड़े हो जाएंगे तो इसमें कहीं से दो राय नहीं कि तख्ता पलट करने में कोई बहुत बड़ी देर नहीं लगेगी। और ये भी देश का इतिहास रहा है, दुनिया का इतिहास रहा है, कभी से राजनेताओं ने क्रांति नहीं लाई है। क्रांति हमेशा जनता लाती है और पीड़ित लोग लाते हैं। और वो लोग लाते हैं जो ठगे गए हों, वो लोग लाते हैं जो जिन्हें भूखमरी की कगार पर छोड़ दिया गया हो, जिन्हें सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया हो। तो सहारा के जो निवेशक हैं और दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हैं, 31 जुलाई को सरकार और सहारा की जो मिली भगत है, जिस तरह से निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, भुगतान देने को तैयार नहीं है, पेंशन देने को तैयार नहीं है, पीएफ में एक बड़ा घोटाला है, इन सब बातों को लेकर निवेशकों की देनदारी है। एक बड़ा आंदोलन जो है 31 जुलाई को होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में जिस 31 जुलाई को यदि लाखों निवेशक जुटते हैं तो दिल्ली की क्या स्थिति होती है और केंद्र सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल